स्टार्ट कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी। You define it as the work done per unit charge to move electrons around the complete circuit. कि बैटरी कितना वर्क कर रही है उन इलेक्ट्रॉन्स को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, जिसको आप ईएमएफ बोलते हैं। कि अगर ये बैटरी थी, कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमर्ज होगा, मूव करता हुआ जाएगा पूरे रेजिस्टर से होता हुआ वापस बैटरी के अंदर। तो इस प्रोसेस में बैटरी ने उस पर कितना वर्क किया, क्योंकि लाजमी बात है वर्क इसलिए होगा, फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा होगा, सही। तो देयर वाज वर्क बीइंग डन, पूरे इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जितना वर्क डन किया गया, दैट इज बेसिकली द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो फॉर्मूला जो है इसका, उसकी डेफिनेशन के लिहाज से बनता है वर्क डन अपॉन चार्ज, सही, जिसको आप दूसरे अल्फाज में W अपॉन क्यू भी बोल सकते हैं, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो आप इसको W अपॉन क्यू भी बोल सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये तो खैर हो गया आपका ईएमएफ का एक बेसिक सा आइडिया कि पर कूलम चार्ज कितना वर्क किया गया, कितनी एनर्जी दी गई है कूलम चार्ज को कि वो पूरे सर्किट के अंदर घूम सके। इसीलिए इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, काइंड ऑफ लाइक पैराफ्रेज्ड एज the force that moves the electron, that provides motion to the electrons, वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोशन प्रोवाइड करती है, सही। और लाजमी बात है इस फोर्स की जो सोर्स होती है वो आपकी बैटरी या आपका सेल या आपका ईएमएफ का कोई भी ऐसा हिस्सा जहाँ से एनर्जी सप्लाई हो, वो आपकी इस फोर्स की सोर्स बन जाती है। तो ईएमएफ इज बेसिकली द वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई, which can be your battery, it can be your alternating supply line जो आपके घरों में आ रही, it can be your cell, it can be your solar panels, सही, your generators, सब कुछ जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए आपको, वो आपकी ईएमएफ की सोर्स बनती है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी ईएमएफ की सोर्स बनती है। तो यू कैन इमेजिन कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो अच्छी खासी एनर्जी लेके यहाँ से निकला होगा और बैटरी में आते आते सब ड्रेन हो चुका होगा उसका। तो जितना वर्क डन उस पर किया गया मूव कराने के लिए, ये ईएमएफ। आसान है, और ये ज़रा 2 मिनट रुक जाए।
शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की हमने बेसिक डेफिनेशन देखी थी और उसका कॉन्सेप्ट देखा कि भाई बैटरी की तरफ से मिलने वाली एनर्जी को या बैटरी की तरफ से मिलने वाले वर्क को आप या बैटरी की तरफ से होने वाले वर्क को ज़्यादा अच्छा तरीका तो ये है कहने का, आप ईएमएफ का नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस इसके बरक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस नाम के मुताबिक भी आप समझ सकते हो, ये वो एनर्जी होती है जो आपका एक कूलम चार्ज कन्वर्ट करता है जब वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सर्किट के अंदर मूव करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब सर्किट में मूव करते हैं ना तो वो अपना पोटेंशियल लूज करते चले जाते हैं। कुछ जगहों पे गेन भी होता है, लेकिन जनरली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर दे लूज देयर पोटेंशियल। See, they convert a part of their energy from one form to another. So when this happens, तो जितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट कर देता है उस चीज को आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं कि भाई पोटेंशियल में फर्क आ गया। है ना वर्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल मींस द एबिलिटी टू डू सम वर्क, सलाहियत कुछ करने की। तो यहाँ पे when you write potential difference you define it as the energy converted per unit charge when moving from one point to another। ठीक है, एक कूलम चार्ज कितनी एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है। मतलब यही एज्यूम कर लो कि यही बैटरी थी और एक ये रेजिस्टर आपके पास, एक ये रेजिस्टर है। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है वो जब ट्रेवल करेगा तो वो यहाँ से एंटर होगा इस पॉइंट से। ठीक है, और यहाँ से वो इमर्ज होगा, फिर वो इस वाले रेजिस्टर में एंटर होगा इस पॉइंट से और यहाँ से इमर्ज होगा और इस तरह से रिटर्न करके वापस बैटरी में चला जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो जब वो यहाँ से इधर तक गया तो उसके पोटेंशियल में कितना फर्क आ गया। सही, और फिर जब यहाँ से इधर गया तो उसके पोटेंशियल में कितना फर्क आ गया। तो जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। कि भाई मिसाल के तौर पे यहाँ पे उसके पास था 5 वोल्ट का पोटेंशियल, यहाँ पे आके हो गया 3 वोल्ट का पोटेंशियल। तो डिफरेंस कितना आया भाई, डिफरेंस आया 2 वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का जैसा यूनिट होता है वोल्ट, इसका जैसा यूनिट है that is volts, capital V. So the energy that is converted by unit charge when moving from one point to another is basically the potential difference। और ये पूरे सर्किट में जगह जगह हर 2 पॉइंट के अक्रॉस मेजर किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस भी मेजर किया जा सकता है क्योंकि पोटेंशियल का फर्क तो बैटरी के अंदर भी आया है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए थे बैटरी के अंदर तो वो ड्रेन हो चुकी थी उनकी एनर्जी सारी, जब वो बैटरी में से इमर्ज हुए तो वो रिवाइटलाइज होकर बाहर आए और उनका एनर्जी लेवल बढ़ गया। तो इसका लाजमी सी बात है, ये मतलब है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली है, दे हैव गेन्ड सम एनर्जी। तो पोटेंशियल का डिफरेंस तो आया, दे हैड लो पोटेंशियल एट द स्टार्ट, नाउ दे हैव अ हाई पोटेंशियल, सो दे हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए आप यहाँ पे ये चीज कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस if measured across the battery is equal to the EMF। और इसका जो फॉर्मूला है
पोटेंशियल डिफरेंस का, उसको हम जनरली लिखते हैं एनर्जी अपॉन चार्ज, कि भाई पर यूनिट चार्ज कितनी एनर्जी आप कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब V इक्वल्स ई अपॉन क्यू। ये एनर्जी वाला ई है, इसलिए मैं इसको ई एन लिख देता हूँ, कहीं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ना समझ बैठा हूँ। एनर्जी वाला ई, एनर्जी अपॉन चार्ज। तो दोनों का यूनिट वोल्ट ही होता है। सॉरी, ये नेट का थोड़ा सा इशू आया था। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज काइंड ऑफ लाइक द अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा ब्रॉडर टर्म है, ईएमएफ थोड़ी सी कंडेंस्ड टर्म है, क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में कहीं भी मेजर कर सकते हो, बैटरी के क्रॉस ही मेजर कर सकते हो, ईएमएफ के बराबर ही है। जी तो हाँ बेटा, आपका सवाल है। सर, ये क्वेश्चन है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये सीरीज और पैरेलल सर्किट्स में उसमें फर्क होता है ना, वरना जो ईएमएफ होता है उन सर्किट्स में वो फिक्स रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि सर पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस मेजर नहीं करते हो ना जनरली, आप ज्यादातर पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर्स के अक्रॉस मेजर करते हो। तो सीरीज में रेजिस्टर्स या पैरेलल में अलग कंपोनेंट्स, इफेक्ट कोई भी आता है। कंपोनेंट। बिल्कुल, तो सर पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है ना कि सीरीज में है सर्किट या पैरेलल में। ये भी डिपेंड करता है, मतलब कॉम्बिनेशन के ऊपर तो करता ही करता है। कॉम्बिनेशन के अलावा भी आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रेजिस्टर्स के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। रजिस्टर यूज कर रहे हो वो किस तरह का है, किस चीज का है, उस पर भी मतलब डिपेंड। अच्छा, रजिस्टर मतलब रजिस्टर की क्या वैल्यू है या। अगर 2-3 रजिस्टर लगे हुए होते हैं ना तो उस पर भी डिपेंड करता है। जी ठीक है सर। और किसी का कोई सवाल? क्या हो गया रवैदा बेटा, लेट हो गए? चले, तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों की हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक डेफिनेशंस वगैरह देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। कोई मसला नहीं बेटा, ख्याल किया करो, चीज़ें मिस हो जाती है ना फिर आपकी, तो कंफ्यूजन होती है उस बात को समझने में। अच्छा भाई, तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के डिस्कशन के बाद अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखना कि करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल पे जाता है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो पोटेंशियल। जहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा, ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा, करंट वहाँ से मूव करेगा उस तरफ तक जहाँ पे पोटेंशियल आपका कम होगा। क्योंकि ये एक समझ लो कि बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव तक की बताते हो ना कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है बेटा वो ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जहाँ नेगेटिव कह लो कि टर्मिनल्स या नेगेटिव पोटेंशियल्स होते हैं, वहां से पॉजिटिव पोटेंशियल तक इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होते हैं। These definitions are fine. You do not need to mention कि भाई नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल, ये वाली बातें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। चलो इसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस को हम अक्सर लिखते हैं कि इट इज द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। लिखते हैं एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, ये चीज़ गलत है। उसकी वजह ये है कि इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल। ये हर दफ़ा का सिनेरियो नहीं होता। कभी कभार इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिक फॉर्म चलती है बात, सही, लेकिन बैटरी के अक्रॉस अगर ईएमएफ मेजर कर लिया तो फिर गड़बड़ा गया ना मामला। बैटरी के अक्रॉस तब ईएमएफ मेजर होगा तो नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में आ रही होती है एनर्जी। दैट इज द इशू। आगे बढ़ते हैं जरा, यहाँ से मैं आगे लेके जाऊंगा आपको रेजिस्टेंस की तरफ। उसमें ओम्स लॉ वगैरह की बात हम करेंगे और फिर मजीद आगे डिस्कशन में। देखिए रेजिस्टेंस को जो डिफाइन करते हो, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट।
ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, और यहीं से इसका फॉर्मूला बना है R इक्वल्स V अपॉन I। लेकिन अगर इसकी एक्सप्लेनेशन कोई मांगे कि भाई इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि भाई इट टेल्स अबाउट द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। tells about the hindrance in the flow of electrons। जब ये बात hindrance कैसे बताती है, मतलब how can you know about the hindrance in the flow of electrons using the concept of resistance, सही। तो या रेशियो ऑफ V अपॉन I से hindrance कैसे पता चलेगा? देखो V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस, किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस, और I उसमें से चलने वाला करंट है। तो अगर आपके पास कोई रेजिस्टर लगा हुआ है और आपका करंट उसके अंदर से फ्लो करता हुआ जा रहा है, और उस करंट के फ्लो होने की वजह से रेजिस्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, रेजिस्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। तो अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा आया फॉर द सेम वैल्यू ऑफ करंट, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ करंट अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा आया, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी काफी सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट कर दी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको ज्यादा मिलेगा, मिसाल के तौर पे 8 वोल्ट का, सॉरी, इसी तरह से यहाँ पे ये दो पॉइंट्स हैं, वोल्टेज आ रहा है आपके पास 5 वोल्ट का और इसमें भी करंट चल रहा है 1 एम्पियर का। तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई जिसमें पोटेंशियल का डिफरेंस या पोटेंशियल का ड्रॉप आपको ज्यादा मिलेगा, वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लूज कर रहे हैं सेम स्पीड पे चलने के लिए, सेम करंट बनाने के लिए। और जहां वोल्टेज कम ड्रॉप हो रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम हिंड्रेंस फेस कर रहे होंगे, वहां एनर्जी कम लूज हो रही होगी उनकी। इफ यू हैव मोर वोल्टेज ड्रॉप फॉर द सेम करंट, see we have more voltage drop for the same value of current, this means more resistance, हिंड्रेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दुश्वारी हो। और यहाँ पे वी हैव लेस वोल्टेज ड्रॉप, लिहाजा वी हैव लेस रेजिस्टेंस। तो आप इस तरह से रेशियो के थ्रू भी पहचान सकते हो कि वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है। अगर वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप हुआ उसका मतलब आपके पास रेजिस्टेंस वहां ज्यादा था, अगर वोल्टेज कम ड्रॉप हुआ इसका मतलब रेजिस्टेंस आपके पास कम थी। एक तो आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग हो गई रेजिस्टेंस की, फॉर्मूला भी आ गया आपके पास R इक्वल्स V अपॉन I, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो तो खैर आप वाकिफ ही हैं से, ओम्स, सही, ये आपके पास ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस का। तो अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन दी ओम, सही, डिफाइन दी ओम यानी 1 ओम आपसे डेफिनेशन के लिए पूछ रहा है, तो आप डिफाइन उसको इस तरह से करते हो, this is the resistance of the circuit if 1 ampere of current, या यूनिट एम्पेयर करंट इस तरह भी लिख सकते हो, कभी 1 की जगह अगर लिखना चाहो तो वर्ड यूनिट भी यूज कर सकते हो, यूनिट का मतलब भी 1 होता है। इफ यूनिट एम्पेयर ऑफ करंट flows for a unit potential difference, for a unit volt of potential difference,
ठीक है, 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करे, 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करे 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने यूनिट पता है क्यों लिखा है? मैंने यूनिट इसलिए लिखा है कि अगर 1 की जगह 1.5 भी होता, वो 1.5 बोला सॉरी, 1 एम्पेयर की जगह 1 मिली एम्पेयर भी होता, 1 माइक्रो एम्पेयर भी होता, सही, तब भी ये वैलिड है। मतलब इसमें सिर्फ ये नहीं है कि भाई आपके पास 1 एम्पेयर ही होना जरूरी है तो ही तो आपका आंसर बनेगा, वरना आंसर नहीं बनेगा, नहीं, ऐसा सिलसिला नहीं है। आपके पास 1 मिली एम्पेयर भी होता है या 1 माइक्रो एम्पेयर भी होता है, इवन इन दैट केस इट वुड हैव बीन वैलिड, तब भी आपके पास वो वैलिड होती है। ये अपने जहन में आप रखिएगा, चीजें इस तरह में इसमें किस तरह से रिलेट हो रही होती है। यूनिट लिखने से आप यूनिट्स को भी संभाल लेते हो कि अगर मिली एम्पेयर होता तब भी आपके पास बैठता है कि 1 मिली एम्पेयर का करंट 1 मिली वोल्ट, सही, वरना चाहो तो 1 एम्पेयर का करंट 1 वोल्ट के ऊपर आप बात कर सकते हो। अब चाहो तो 1 एम्पेयर ऑफ करंट लिख दो, यहाँ पे 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो, जस्टिफाइड है। ठीक है ना भाई? अब अगर इसके ग्राफ वगैरह के ऊपर थोड़ी देर नजर डालते हैं। कह सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका नहीं है इसका, ये गलत नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में शायद इसमें मार्क ना दे, क्योंकि एक मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि भाई इस तरह से डेफिनेशन देनी है, उस पर उसे थोड़ा सा शायद एतराज हो जाए, वरना हाँ बिल्कुल तुम्हारी बात में कोई शक नहीं है शुमाइल, ये होगा तभी जब आपके पास दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, ये बात तो सरासर दुरुस्त है। चलो, अब अगर हम इसके ग्राफ्स को देखें तो ग्राफ्स में सिचुएशन ये आती है कि we have voltage for example on the y-axis and current on the x-axis, या इसी तरह से if I have current on the y-axis and voltage on the x-axis, सही, तो ग्राफ्स के थ्रू भी आप जज कर सकते हो रेजिस्टेंस को। एक ये ग्राफ है और एक ये ग्रीन वाला ग्राफ बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, मुझे मालूम करना है कि R1 या R2 में से किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। पहचानने का तरीका ग्रेडियंट को हर दफा मत यूज करना, तो ग्रेडियंट के थ्रू मैं ये नहीं बोल रहा कि पता नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ग्रेडियंट के थ्रू आप पता बिल्कुल कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो उस चीज को जज करने की, लेकिन जो असल तरीका है ना जज करने का वो है वैल्यूज के थ्रू जज करो। वैल्यूज के थ्रू मेरा मतलब ये है कि भाई कोई वोल्टेज उठाओ और उस वोल्टेज पे देखो कि किस रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, सही, किस रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, इस चीज का पता करो। तो आप ये देखते हो कि I1 में यानी R1 के अंदर करंट कम जा रहा है, I1 इज लेस फॉर द सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आप सेम पोटेंशियल दे रहे हो, करंट इसके अंदर कम फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। वोल्टेज आपने दोनों का सेम दिया लेकिन R1 के अंदर करंट कम चल रहा है, लाजमी सी बात है ना भाई, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तभी तो करंट कम चल रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पे इसको डिफाइन करके लिख सकते हो,
for the same value of voltage, the current in R1 is less than R2. Hence R1 is more than R2. R1 की रेजिस्टेंस R2 के मुकाबले में कंपैरेटिवली ज्यादा है। और अगर मैं एक्सिस को फ्लिप कर दूं, अगर मैं एक्सिस को फ्लिप कर दूं तो क्या सिचुएशन होगी? तो उस वक्त आपके पास हालात कुछ ये हो जाएंगे कि भाई अब आपका जो R1 वाला ग्राफ होगा वो नीचे बनेगा और R2 वाला ग्राफ आपका ऊपर बनेगा। ये आपके पास R2 हो जाए, ठीक है, क्योंकि लॉजिक तो वही है ना कि भाई आपने एक्सिस सेम किया, आपने एक्सिस चेंज किया, तो फिर आप वोल्टेज के ऊपर चेक कर सकते हो। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज the current in R1 is less and the current in R2 is more। सही, अब इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं दोबारा भी देख के। This is I1, this is I2 for us। तो अगर एक्सिस फ्लिप कर दिए जाए तो ग्राफ भी फ्लिप हो जाता है। अगर कोई बच्चा ग्रेडियंट से पहचानता तो वो अभी भी ये बोलता कि R2 जो है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये बोलता है ग्रेडियंट ज्यादा है उसका। तो डोंट गो फॉर ग्रेडियंट, गो फॉर द रेशियोज। रेजिस्टेंस डेल्टा V अपॉन डेल्टा I नहीं होती, रेजिस्टेंस V अपॉन I होता है। It's not the change in voltage upon change in current, it's just voltage upon current, that's it। See, इन बातों का थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर किसी को कोई बात, थोड़ा पुराना कंटेंट ही है, O लेवल्स वाला ही कंटेंट है, कुछ ज्यादा कुछ नया नहीं है इसमें। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले, समझा देता हूँ। बोलो तो। हाँ न्यूट्रल सर वो अगर ये कर्व होता तो क्या करते? अगर वहाँ कर्व होता तो इसी तरह करते? हाँ इसी तरह करते हैं, जिस भी वोल्टेज पे रेजिस्टेंस मांगी होती है उसने, बस उस वोल्टेज पे रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। वो वोल्टेज देखते, ग्राफ से उसके वक्त उसका कॉरेस्पॉन्डिंग करंट देखते और रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर लेते। उसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी आपको, फिर टेंजेंट बनाओ और ये करो वो करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे वो भी ऐसे ही ये वैल्यू पिन पॉइंट कर दी फिर वो से आ जाएगा। हाँ हाँ, कोई भी वोल्टेज वो बताएगा आपको, जब भी ग्राफ देगा ना, कर्व देगा अगर वो, तो वो आपको बताएगा कि आपसे किस वैल्यू के ऊपर वो रेजिस्टेंस मांग रहा है। हर वैल्यू पे रेजिस्टेंस नहीं मांग लेगा, मतलब ये नहीं बोलेगा ओवरऑल रेजिस्टेंस बताइए, ये नहीं बोलेगा। वो बोलेगा भाई फला वोल्टेज के ऊपर रेजिस्टेंस बताइए या फला करंट के ऊपर रेजिस्टेंस बताइए। फिर आप उस वोल्टेज या उस करंट के ऊपर रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करो। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है जो फैक्टर्स अपॉन अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के ऊपर बात करता है। रेजिस्टेंस पे असर डालने वाले जनरली 3 फैक्टर्स हैं। एक रेजिस्टर की अपनी लेंथ, एक उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और एक टेम्परेचर। ये 3 फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस पे असर डालते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ लेंथ की। लेंथ ऑफ द रेजिस्टर या लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ का मकसद ये है आपके पास कि भाई अगर आपके पास एक शॉर्ट वायर है, सही, और एक कंपैरेटिवली आपके पास खासा लॉन्ग वायर है, सही, तो
जितना ज्यादा शॉर्ट वायर होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगा। उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन्स को उतने कम एटम्स फेस करने पड़ेंगे दूसरी साइड से इमर्ज होने से पहले। क्योंकि देखो एनर्जी लॉस की जो वजह है या पोटेंशियल डिफरेंस आने की जो बेसिक वजह है वो ये होती है कि भाई आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं। और क्यों लूज करते हैं? क्योंकि जब वो एटम्स के दरमियान में से डिफ्यूज होते हुए जाते हैं तो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट वो वहां पे वेस्ट कर देते हैं। अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट वो वहां पे वेस्ट कर देते हैं, इसकी वजह से उनकी एनर्जी जाया हो जाती है। तो अगर वायर बहुत ज्यादा हो तो वो बहुत सारी एनर्जी लूज कर देंगे, लिहाजा उनका करंट फॉल कर जाएगा। मतलब उस वोल्टेज के ऊपर फिर वो हाई करंट या हाई स्पीड पे ट्रेवल नहीं कर पाते, फिर उनके पास जो है वो करंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है उनका। ये एक मसला आता है। तो यहाँ पे हम ये बात लिखते हैं कि भाई लॉन्ग वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस देन शॉर्ट वायर्स। Long wires have more resistance than short wires. So resistance is directly proportional to length of the resistor, or resistance is directly proportional to length of conductor. R is directly proportional to L. एक ही हो गया। फिर हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेजिस्टर या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ये बात मैटर करती है कि जो आप कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो वायर इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना थिक है या कितना थिन है। क्रॉस सेक्शनल एरिया असल में वो एरिया होता है जिसके अक्रॉस आपका करंट फ्लो करता है। सही, जो फ्रंट फेसिंग एरिया होता है ना, वो जिसके अक्रॉस आपका करंट फ्लो करता है उसको आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें मामला ये है कि अगर आपके पास दो वायर है, जो थिकर वायर होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को उस थिकर वायर में से गुजरने के ज्यादा रास्ते मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन असल में एटम्स के दरमियान की जो स्पेसेस होती हैं, जो गैप्स होते हैं, उसमें से डिफ्यूज होता हुआ जाता है। तो अगर आपके पास थिक वायर है तो उसमें एटम्स के दरमियान की स्पेसेस भी बढ़ जाती है। मैं मानता हूँ एटम्स बढ़ते हैं, लेकिन जो अवेलेबल स्पेस है वो भी इंक्रीज होती है। इट्स काइंड ऑफ लाइक यू हैव लाइक मोर नंबर ऑफ लेन्स अवेलेबल, सही, ऑन अ रोड। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने की वजह से करंट में इजाफा हो जाता है, लिहाजा रेजिस्टेंस जो है आपके पास वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप ये देखते हो कि भाई इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया increasing cross sectional area increases current, and hence resistance decreases. Resistance आपके पास कम हो जाती है। So thicker wires have less resistance than thinner wires. Thick wires have less resistance than thin wires. आपने देखा होगा जब भी कभी इसीलिए एसी वगैरह के अंदर जो वायरिंग की जाती है एसी के लिए, तो वो हमेशा थिक वायर से की जाती है, थिन वायर से नहीं की जाती। उसका मामला यही होता है कि भाई यू यूज थिक वायर फॉर दैट, डोंट यूज थिन वायर्स। लेकिन ये चार्जर वार्जर है छोटे छोटे, उसमें आप थिन वायर भी यूज कर लेते हो, क्योंकि उसमें करंट इतना ज्यादा होता नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा कोई लो रेजिस्टेंस वायर की जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ था बेटा, पूछो सवाल क्या है। सर ये इससे रिलेटेड क्रॉस सेक्शनल एरिया से
अगर करंट इतना ज्यादा आया शॉर्ट, क्या बोलते हैं, थिन वायर में, अगर बहुत ज्यादा करंट हमने प्रोवाइड करा तो वो हॉट हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो हो रेजिस्टेंस कम जाएगा, है। बिल्कुल हो और जाएगा। फिर ऑब्वियसली आग लग सकती है उसमें। और उसमें हाँ बिल्कुल आग लग सकती है, उसका इंसुलेशन मेल्ट कर सकता है, ये सब चांसेस अवेलेबल होते हैं उसमें। हाँ, तो सर करंट मेन फैक्टर होता है ना, कि करंट इतना बढ़ गया है कि उससे हीट पैदा हो गई है और उससे फायर बिल्कुल, लग गया। असल में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके चल रहे होते हैं ना, तो जब आप उसको राइट। रिस्ट्रिक्शन देते हो बहुत ज्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करेंगे। तो जब वो एनर्जी लूज करेंगे वायर में रेजिस्टेंस की वजह से, तो वो हीट की फॉर्म में करते हैं। अब हीट कितनी के देर फॉर्म में। बर्दाश्त करेगा करंट के लिए? थोड़ी देर बाद जल ही जाना है ना उसमें। इस वजह से इशू होता है कि हाई करंट की वजह से वायर जल जाते हैं। सही है। तो यहाँ पे एरिया के साथ इनवर्स का प्रोपोर्शन आता है। If there is very little resistance and the current is large, the current would stay flowing easily. रेजिस्टेंस कम में करंट ज्यादा, तो करंट आराम से फ्लो करता रहेगा। मतलब करंट की वैल्यू लार्ज इसलिए कह सकते हो कि करंट की वैल्यू लार्ज इसीलिए हुई क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस कम थी। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होती तो करंट शायद हाई वैल्यू पे फ्लो नहीं कर सकता था। आप फ्लो कराने की कोशिश भी करते तो रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा होती कि वो इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता, उसको स्लो कर देता, क्योंकि करंट बनाने के लिए आपको वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। You need to apply a voltage in order for the current to flow. तो रेजिस्टेंस का एरिया से इनवर्स है। अच्छा, अगर सर्कुलर वायर्स हो, for circular cross sectional areas, रेजिस्टेंस का डायमीटर के स्क्वायर या रेडियस के स्क्वायर से इनवर्स रिलेशन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अगर एरिया का फॉर्मूला देखो तो पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर डायमीटर्स में देखो तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है। तो एरिया जो है वो रेडियस के स्क्वायर या डायमीटर के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। अगर आप एरिया की जगह डायमीटर रिप्लेस करते हो, ये एग्जामिनर ये बोलते हैं कि मैंने डायमीटर डबल कर दिया, तो ये मत समझना कि एरिया डबल हो गया। डायमीटर डबल करने से एरिया डबल नहीं होता, डायमीटर डबल करने से एरिया 4 टाइम्स बढ़ेगा। मतलब आपका डायमीटर और एरिया का अगर रिलेशन देखा जाए, तो अगर भाई मिसाल के तौर पर डायमीटर डी था तो एरिया ए था, डायमीटर 2d होगा तो एरिया 2a नहीं होगा, एरिया 4a हो जाएगा। डायमीटर 3d होगा तो एरिया 9a हो जाएगा। स्क्वायर टाइम्स का इफेक्ट आ रहा है उसमें, क्योंकि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। सही, इसी तरह डायमीटर अपॉन 2 होता तो एरिया अपॉन 4 हो जाता, डायमीटर अपॉन 3 होता एरिया अपॉन 9 हो जाता है। इफेक्ट स्क्वायर टाइम्स पड़ता है आपके पास, ये चीज है। ठीक है ना, तो इस इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखना। तीसरा फैक्टर आपके पास टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर का मामला काफी सीधा सा है। टेम्परेचर बढ़ाने से एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने से एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो गिर जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड गिरेगी, नतीजा ये निकलेगा कि आपके पास करंट गिर जाएगा।
और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसको अगर मैं पॉइंटर्स में लिखूं तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर increases vibration of molecules. Increasing temperature increases the vibration of molecules. नतीजा इसका mean drift velocity of electrons will fall. Mean drift velocity of electrons fall. As a result, current falls. And hence resistance increases. ये स्टेप बाय स्टेप आप इसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं। कंफ्यूजन यहाँ पे अगर है तो पूछ लो अभी। गीता पूछो। सर ये टेम्परेचर वाला जो फैक्टर है, ये थर्मिस्टर के अलावा और कहाँ काम आता है? हर कंडक्टर में काम आता है बेटा। नॉन ओमिक कंडक्टर्स में अगर आप फिलामेंट लेंथ की बात कर लो, सही है, इसके अंदर इसका इफेक्ट आता है। थर्मिस्टर्स के अंदर तो इसका इन्वर्स का इफेक्ट आता है। थर्मिस्टर में तो मामला ही कुछ और होता है, वहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं है बल्कि उल्टी कम हो जाती है। का रीजन कुछ और होता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वो थर्मिस्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। अच्छा, थर्मिस्टर में इसका ऑपोजिट होता है? थर्मिस्टर में तो ऑपोजिट होता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है। यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, उनके एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन की मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाएंगे मूव करने। जब उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिरेगी तो उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी, करंट कम होने से ज्यादा वो रेजिस्टेंस ज्यादा। सही है, ठीक है। भाई तो भाई यहाँ पे इन तीनों चीजों को अगर आप रिलेट करते हो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बैटरी की सही। तो आप जब इनको कंबाइन करते हो, R is directly proportional to length upon area, और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो ना तो एक कांस्टेंट लगता है रो, जिसको आप बोलते हो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। रेजिस्टिविटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है एंड इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इसके ऊपर टेम्परेचर की वजह से असर होता है। मटेरियल प्रॉपर्टी होने का मतलब ये कॉपर की अलग होगी, आयरन की अलग होगी, स्टील की अलग होगी, ग्लास की अलग होगी, प्लास्टिक की अलग होगी, ये सब चीजें। Shumail, if area is half
तो डायमीटर जो है 2D क्यों हो जाएगा? एरिया अगर हाफ हुआ है तो डायमीटर अंडर रूट टाइम्स कम होगा ना, क्योंकि अगर डायमीटर एरिया जो है वो डायमीटर के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, एरिया जो है वो डायमीटर के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, तो डायमीटर जो है वो फिर एरिया के अंडर रूट से प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब अंडर रूट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो डी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एरिया। अंडर रूट का इफेक्ट आएगा ना, पूरी थोड़ी हो जाएगा। आप ये तो ऐसा हो गया डायमीटर बढ़ा रहे हो और एरिया कम हो रहा है, आपने जो लिखा उसके मुताबिक, तो मुमकिन नहीं है ना। चलो भाई 5 मिनट का वक्फा लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला था 6:30 तक मैं क्लास लूँगा। 5 मिनट का ज़रा वक्फा ले लेते हैं, तुम भी सस्ता हो मैं भी सस्ता हूँ ज़रा। उसके बाद फिर ये है कि मैं आगे समझाता हूँ इसको। और बस ओम्स लॉ वगैरह मैं कोशिश करूँगा कि आज मुकम्मल हो जाए, कि कल की क्लास के अंदर फिर ये है कि सीरीज पैरेलल के ऊपर हम आ जाए। फिर मंडे वाले दिन हम जाएंगे उस पर पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस के ऊपर, फिर किरचॉफ्स पोटेंशियल डिवाइडर। ये प्रैक्टिकल क्लास 6:30। अच्छा, या तो चलो ये कर सकते हैं कि मैं फ्राइडे को एक क्लास एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, अगर इस तरह से मसला है तो फ्राइडे को एक्स्ट्रा कर लेते हैं क्लास आज के बजाय, मतलब नहीं एक्सटेंड करता, मैं कल क्लास लेता हूँ, फ्राइडे को भी क्लास ले लेता हूँ एक। फ्राइडे को तो कोई क्लास नहीं है तुम लोगों की, 4 से 5, 4 to 5 कोई क्लास नहीं है, 4 to 5, 5 to 6, 4 to 5 की क्लास। ठीक है, अगर कोई क्लास नहीं है तो